हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो लर्न कोचिंग क्लासेस PLCC पे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा जो आप लोगों ने मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में जो रोड मैप वीडियोज़ में जो सपोर्ट दिखाया, जो प्यार दिखाया, उसी की वजह से मैं जो सेम 2 के जो वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, मतलब अब आज से स्टार्ट किया और मैं आगे लेके आऊँगा। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे भी अपना ऐसे सपोर्ट बनाए रखना। और ये M2 का सबसे पहला वीडियो होने वाला है। इसके बाद M2 की जो पूरी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। और अगर आपको सिविल, मैकेनिकल, फिजिक्स इन सब पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं उनका पर्टिकुलर यूनिट का पूरा वन शॉट वीडियो लेके आ जाऊँगा। मीन्स उनको पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। अगर M2 क्या है, M2 वन शॉट में नहीं बताया जा सकता था, इसलिए मैं M2 के जो वीडियोस है वो पार्ट्स में लेके आऊँगा। एंड बाकी आप बता देना दूसरे सब्जेक्ट आपको किसका चाहिए, वो भी हम लेके आएंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी इस जर्नी को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इवेंट सेमेस्टर जो है वो वैसे ही बहुत छोटा होता है, ठीक है। ऊपर से M2 जो है, M2 का सिलेबस ऐसा है कि थोड़ा सा वास्ट है और जिसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से आता है उसके लिए M2 ईजी है, ठीक है, हार्ड नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ कि M2 कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए और बेसिक जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज वगैरह होती है, रूट्स निकालने वाली, इसको जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालेंगे, क्यूबिक का कैसे निकालेंगे, बेसिक फॉर्मूलेज जैसे a³ + b³ का फॉर्मूला, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला, इस टाइप के जो फॉर्मूलेज वगैरह, हाँ थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर का नॉलेज, थोड़ा बहुत बेसिक सा, ये सब आपको होना चाहिए, ठीक है। तो भी आप अच्छे से निकाल पाओगे M2 को, है ना। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरा बहुत अच्छे से बताऊंगा। और इसके लिए बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है आप अपना 12th का जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, अगर आपका थोड़ा वीक हो उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि देखो M2 पढ़ने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट बहुत पड़ेगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन और अपना इंटीग्रेशन, इसको अच्छे से एक बार कर लेना। डिफरेंशिएशन तो देखो इजी होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेना और इंटीग्रेशन पढ़ लेना। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बेसिक जो डिफरेंशियल इक्वेशंस के और इंटीग्रेशन के जो यूज होने वाले M2 में, अगर उनके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन के जो टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं पूरे M2 में, वो मैं आपको उसमें समझा दूंगा उस वीडियो में। एंड देन फिर आप M2 की जो सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले M2 में हमने उठाया है मॉड्यूल 1, और मॉड्यूल 1 में जो सबसे पहला टॉपिक हमने चूज किया है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। देखो ये टॉपिक इसलिए सबसे पहले पिक किया क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में सबसे पहले ये टॉपिक कराया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और मोस्टली क्वेश्चंस जो है इसी टॉपिक में से आते हैं, इस चैप्टर में से, तो मॉड्यूल 1 में से, इसलिए मैंने इस टॉपिक को पहले उठाया। थोड़ा सा ट्रिकी होता है, पहले समझ लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वाला है ना, वो तो आप लोग ऑलरेडी 12th में पढ़ के आए, तो उसका बस आपको रिवीजन चाहिए, तो वो मैं बनाऊंगा, वीडियो सबके बनाऊंगा। बट हम स्टार्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। बिना किसी तरीके हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। ओके, सो बिना किसी तरीके हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हमने मॉड्यूल में उठाया जो कि है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1, और उसमें हमने जो टॉपिक लिया है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको अगर आप लोग भूल गए हो बेसिक्स, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि सपोज ये लिखा है d² y / dx² प्लस 3dy / dx प्लस 2y = 4, ठीक है। तो ये जो होती है इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस टाइप की चीज जिसमें देखो ये क्या है, ये तो पता होगा आपको कि ये y है, ये y का सिंगल डिफरेंशिएशन है, ये y का 2 बार डिफरेंशिएशन है। अच्छा, तो ये जो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चीजें हो सकता है आपको क्लियर हो, नहीं हो बेसिक्स तो आप बोलना, मैं आपके लिए वापस से वीडियो बना दूंगा जिसमें कंप्लीट बेसिक्स पढ़ाऊंगा। अभी बस इतना समझ लो कि इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज देखो, अब इसमें जो हाईएस्ट सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएटेड कौन सी टर्म दिख रही है, ये दिख रही है, ठीक है। मतलब y को सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट इस टर्म में किया हुआ है, और वो टर्म को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है वो ये पावर से पता चलता है, 2 बार, मतलब 2 पावर है, मतलब y को 2 बार डिफरेंशिएट किया है, मतलब y का डबल डिफरेंशिएशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इस पूरी इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर है, ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे आपको टर्म समझने की जरूरत है। ऑर्डर क्या होता है, जितनी सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया हो इस टर्म में, तो y को सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है यहाँ पे 2 टाइम्स, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, 2। ये समझ में आया, जो सबसे हाईएस्ट टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ होगा वो चीज हो जाएगी ऑर्डर, ठीक है। अब एक और चीज है ना, ये तो अभी इस इक्वेशन में तो 2 जो है वो एक ही बार है, मींस डबल डिफरेंशिएशन एक ही बार हुआ है, ठीक है। लेकिन एक और टर्म यहाँ पे आती है डिग्री, ठीक है, ये पता होना चाहिए। डिग्री जो है, डिग्री का मतलब होता है ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है उसको डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर की जो हाईएस्ट पावर है उसको डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर है 2, और 2 वाली जो 2 ऑर्डर की जो टर्म्स है उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री होगी 1। अच्छा, और वैसे तो 12th का बेसिक है, मैं होप करता हूँ आपको क्लियर होगा। अगर नहीं है तो एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जिससे आपको शायद क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं, d2y / dx² की पावर 3 प्लस d2y
बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy बाय डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिखा हमने सपोज। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि इस वाली इक्वेशन में सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा तो वो पूछ सकता है कि ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, देन वो पूछेगा आपसे डिग्री। तो अब आप लोग सोच के बताइए कि इसमें ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी। ठीक, और मैं बता देता हूँ आपको। देखो ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ऑर्डर तो 2 है, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, सीधे सीधे हमने लिख दिया ऑर्डर 2। अच्छा, अब डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, दोनों जो है हाईएस्ट ऑर्डर है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर में हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये वाली। दोनों हाईएस्ट ऑर्डर है, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये वाली 3। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट समझना था आपको ऑर्डर और डिग्री का। अब आप यू आर गुड टू गो। हाँ, एक और चीज बता देना चाहता हूँ, जैसे कि सपोज इस टाइप की जो इक्वेशन होती है ना, d3y dx क्यूब प्लस सपोज ऐसा लिखा है साइन d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू सपोज 0। तो इसका ऑर्डर तो 3 होगा, लेकिन इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइन होगी। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, तो देखो ऑर्डर तो 3 है क्योंकि हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव जो हुआ है वो हुआ है 3। ठीक है, लेकिन इसकी डिग्री नॉट डिफाइन क्यों है, क्योंकि ये जो साइन के अंदर डेरिवेटिव है। ऐसे कुछ भी आता है ना, e की पावर में डेरिवेटिव, cos के अंदर डेरिवेटिव, साइन के अंदर डेरिवेटिव, tan के अंदर डेरिवेटिव, इस टाइप की log के अंदर डेरिवेटिव, इस टाइप की वो चीज आता है। तो हमेशा उसकी डिग्री जो है नॉट डिफाइन होती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक हमने जो है 12th का थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, और ये सब मैंने आपको बता दिया है कि जो है अगर साइन के अंदर कुछ हो तो उसकी डिग्री जो है, साइन के अंदर अगर डिफरेंशिएशन हो तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। मतलब हम जो है ऑर्डर जो है 1 से, मतलब ये देखो ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब हम हायर ऑर्डर में ही डील करने वाले हैं। हम 1 वाले सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन वाली में बात नहीं करने वाले, सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं करने वाले, हम हायर ऑर्डर की बात करेंगे। तो ये चीजें हमने क्लियर कर ली है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको ये चीज थोड़ी सी कर देता हूँ और आगे मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। इधर तरफ करूँगा, होप आपने नोट डाउन कर दिया होगा। बस इसकी कोई नीड नहीं थी, नहीं किया कोई बात नहीं। ठीक, अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है, जैसे कि सपोज ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे करके, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 3 dy बाय dx प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हायर ऑर्डर की है क्योंकि 1 से ज्यादा इसका ऑर्डर है, तो इसको हम हायर ऑर्डर में ही कंसीडर करेंगे। 2 और 2 से ऊपर के जितने भी ऑर्डर है वो हायर ऑर्डर है। तो ये 2 डिग्री की 2 ऑर्डर की है, तो ये हायर ऑर्डर है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है आपके पास। अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है वो क्या होता है वो बता दूं आपको। उसके लिए आपको एक चीज नोट करने की है, नोट कि जो हमारा dy बाय जो हमारा d बाय dx है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं d से, एंड हमारा जो dn बाय dxn है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम d की पावर n से। होप बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, और कुछ को नहीं आया होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो मतलब ये जो लिखा है ना हमारा d2y बाय dx स्क्वायर। ठीक है, इसमें n की वैल्यू है 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, पहली बात तो कि d2 और ये और ब्रैकेट में y, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि dn बाय dxn को हम लिख सकते हैं d की पावर n, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, d की पावर 2 और y लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो बस ये समझाना था कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर यहाँ पे 1 हो, मतलब ये जैसे ये था हमारा dy बाय dx, तो हम 1 बार लेंगे और उसको n की जगह पे 1 रख देंगे, यानी कि सिर्फ d होगा। ठीक है, तो अब हम जो है इस इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन नोटेशंस का यूज करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। देखो d2y बाय dx स्क्वायर है, तो पहले हम लिख देंगे d स्क्वायर, y हम सब में से एंड में कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने लिखा d स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 3 और फिर ये हमारा है y अलग है, इसमें भी y अलग है, और यहाँ पे y अलग है। ठीक है, यहाँ से y कॉमन हो गया, इस यहाँ से y कॉमन गया तो क्या बचा 3, और इसको हम d लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया 3d। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ 2 है और कुछ नहीं है, क्योंकि y तो कॉमन ले रहे हैं हम, ये y हमने यहाँ पे y जो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, और इक्वल्स टू में जो है हमारा 4 है। ठीक है, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को कहते हैं हम सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लेना, इसको कहते हैं सिंबॉलिक फॉर्म।
और जो सिंबॉलिक फॉर्म का जो जनरल मतलब सिंबॉलिक फॉर्म, ये तो मैंने आपको पर्टिकुलर इक्वेशन का सिंबॉलिक फॉर्म बताया। सिंबॉलिक फॉर्म में बता दूं आपको कैसे लिखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे लिखते हैं, पहले तो वो ऐसे होता है कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी है, d की पावर nx अपॉन d की पावर, सॉरी यहाँ पे y आएगा और xn प्लस यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट होगा a1 देन d की पावर n माइनस 1 y बाई d की पावर x n माइनस 1 प्लस a2 d की पावर n माइनस 2 y बाई d की पावर x n माइनस 2 प्लस सो ऑन देन an y इज इक्वल टू q। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। देन इसका जो जनरल फॉर्म है, मतलब जो सिंबॉलिक फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म को कैसे लिखते हैं वो बता रहा हूँ। यहाँ पे हमको पता है कि सब में से हम y कॉमन लेंगे, ये हो गया dn, जैसा कि हमने देखा कि dn बाई dx को हम लिख सकते हैं dn, ओके। देन यहाँ पे हो गया a1 और ये क्या है हमारा dn माइनस 1, तो ये हो गया dn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 प्लस सो ऑन, हमारा an बचा, ठीक है, an बचा y और q, ये हमारा जो है सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है। इसको भी मैं आपके लिए बॉक्स में कर देता हूँ। ये हो गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। तो अब हमने इस इक्वेशन का सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे बना के देख लिया ऑलरेडी, हमने पहले बना के देखा, फिर मैंने आपको बताया कि जनरल जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो क्या होता है। अच्छा, सिंबॉलिक फॉर्म के बाद में आता है एक ऑक्सिलरी फॉर्म बोल लो या ऑक्सिलरी इक्वेशन बोल लो, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं उसको। वो इसलिए होता है, देखो हमें अब जो हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस देखो जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के हमारे पास कई मेथड्स है, आपने 12th में पढ़ी है, जैसे वेरिएबल सेपरेबल हो गई, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकाल के करते हैं, इस टाइप की बहुत सारी जो है मेथड्स आपके पास थी, 3-4 मेथड्स थी। लेकिन जो हायर ऑर्डर वाली है, इसके लिए हमें निकालने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो हम ऐसे निकालते हैं कि इसका जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन जो होता है इसका, वो जनरल सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। अब ये CF और PI क्या होते हैं, तो CF जो है वो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI जो है हमारा वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। CF और PI जो है ये होता है, CF जो है हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI जो है होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब एक चीज देखने वाली है कि y जो है वो CF प्लस PI से इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी इतनी गंदी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर इतने छोटे से में आ रहा है तो मतलब हमें उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो हमारा था सिंबॉलिक फॉर्म। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होती है वो कुछ ऐसी होती है, उसमें हर जगह पे d को जो है m से रिप्लेस करते हैं, y को निग्लेक्ट करते हैं और q की जगह पे 0 रखते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, मैं वापस से बताता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो को कट करके फिर आपको बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। तो ओके, सो अब मैं आपको बताता था कि हम जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन क्यों निकालते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले देखो ये मैंने यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म वापस से लिख दिया, इसको एक बार और देखना है तो लिख लो, d की पावर n प्लस a1 d की पावर n माइनस 1 प्लस a2 d की पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन एंड an होल ब्रैकेट y इज इक्वल टू q। रिमेंबर q जो है वो है x का एक फंक्शन है, ठीक है, q जो है x का एक फंक्शन है और y तो आपको पता है ये जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से जो है इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है पूरे को, ठीक है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है टॉपिक डाल देता हूँ, टॉपिक तो छोड़ो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए यहाँ पे मैंने आपको बोला कि d की जगह पे हम d को जो है m से रिप्लेस कर देंगे, a1 m n माइनस 1, ये m की पावर n माइनस 1 प्लस a2 m की पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन एंड an इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखिए हम क्या क्या हमने इसमें देखिए d की जगह पे हमने d को हमने m से रिप्लेस किया है, बाकी सब कुछ एज इट इज है, y को हमने निग्लेक्ट कर दिया और q की जगह पे 0 रखा है। ये करने से जो m ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारी है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको ठीक है, ये बोलेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। अच्छा, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इस इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे, रूट्स मतलब m की वैल्यूज मिलेगी। अच्छा, m की कितनी वैल्यू मिलेगी वो डिपेंड करता है पावर पे जितनी पावर होती है। रूट्स आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, क्यूबिक के 3, ठीक है, ऐसे करके। तो हम जो है यहाँ पे जो हमारे रूट्स आएंगे, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी
इक्वेशन इज इक्वल टू m की जो भी वैल्यूज आएंगी हमारी जो m की वैल्यूज होगी वो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, ठीक है। अब उन रूट्स से हम जो है फॉर्म करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। इससे हम फॉर्म करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें 3 केस है हमारे पास, जो कि 3 केस आपको मतलब जनरली कैसे बताते हैं 3 केस कौन से होते हैं। एक जब हम रूट सिखाते हैं तो रूट्स के 3 केस कौन से होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। पहला होता है जिसमें हमारे दोनों रूट्स जो है इक्वल आ जाए, ठीक है, रियल और इक्वल रूट्स एंड रियल, ठीक है, रियल और इक्वल। सेकंड केस हो सकता है हमारा कि जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल तो आ जाए लेकिन डिस्टिंक्ट आए, मींस अलग अलग आए, ओके। देन जो थर्ड नंबर पे हमारी आती है नॉन रियल रूट्स, या फिर इसको हम बोल सकते हैं और कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। या तो बोलो इसको नॉन रियल रूट्स या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स। ये 3 केस में हमारे जो है रूट्स आ सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के, उसके बेसिस पे हम जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। अब सबसे पहले आपसे मैं जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के जो तीनों केसेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकालते हैं वो फाइंड आउट करके बताऊंगा, ताकि जो है अगर आप भूल गए हो तो आपका बेसिक रिवीजन हो जाए कि क्वाड्रेटिक का वैसे बहुत लोगों को आता होगा लेकिन क्यूबिक का बहुत कम बच्चों को आता है या फिर भूल जाते हैं, तो वो आपका रिवीजन हो जाए। तो इसलिए मैं आपको 2 क्वेश्चंस बता रहा हूँ, तो 2 क्वेश्चंस करते हैं पहले। ओके, जो 2 क्वेश्चंस थे वो ये है, देखो सबसे पहले जो मैं क्वाड्रेटिक वाला लाऊंगा ये है कि d³ - 3d + 2y = 0। अब इसके लिए पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन में, यानी कि d की जगह पे m रखेंगे, m² माइनस यहाँ पे भी 3m + 2y को निगलेक्ट करेंगे और q की जगह पे 0 है, ऑलरेडी 0 तो हम 0 रखेंगे। जरूरी नहीं है यहाँ पे 0 हो, कोई फंक्शन भी हो सकता है, पर हम 0 ही रखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन में, ठीक है। ये हमने देखा। अब हमें इसके रूट फाइंड करना है। इसके रूट फाइंड करना काफी इजी, सबको आता है, स्प्लिट एंड टर्म से सबको आता ही होगा रूट, ठीक है। क्या करेंगे, 2 के ऐसे वेक्टर्स करेंगे जिनको यहाँ पे प्लस है, तो 2 के ऐसे वेक्टर्स करेंगे जिनका एडिशन करने पे सही है। तो कौन से 2 और 1, तो -2m और -m + 2 = 0। अब इन दोनों से m कॉमन ले लेंगे, ये हो गया m - 2, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, ये हो गया -2 = 0। इन दोनों से m - 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया m - 1 = 0। m की यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई, 1 और 2। अब ये कौन से केस में लाई कर रहे हैं, ये लाई कर रहे हैं केस नंबर 1 में, क्योंकि सॉरी केस नंबर 2 में रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट है, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। ये तो इजी था, मुझे उम्मीद थी कि ये सबको आते ही होगा, आता था शायद, ठीक है। ठीक, तो अब हम करेंगे हमारा जो क्यूबिक वाला इक्वेशन है, ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म है, इसको हम पहले ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन में। तो m³ - 2, यहाँ पे भी m², ठीक है, यहाँ पे m d की जगह पे m रखना है। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत इजी, आराम से हो जाएगा, ठीक है। देखो अब हमारे जो क्यूबिक के भी 1 2 3 तरीके होते हैं, लेकिन इस स्टेज पे जो है हमें टाइम बचाना है, तो हम जो है कि इसमें एक फैक्टर निकाला फिर उसको डिवाइड करके हम दूसरे फैक्टर निकालते हैं, वाली चीज हम नहीं करने वाले। हम हिट एंड ट्रायल वाली मेथड करने वाले हैं, और हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर मिलेगा, उसके बाद बाकी फैक्टर कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। चलो हिट एंड ट्रायल कैसे करते हैं। हिट एंड ट्रायल के लिए आप यहाँ पे m की जगह पे पहले 1 रख के देखेंगे, पहले तो 0 रख के देखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर 2, फिर -2, फिर 3, फिर -3, ऐसे रखते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 रख के देखेंगे, देखो 1 का 0 का क्यूब 0, हम 0 रखा, ठीक है, 0 का क्यूब 0 माइनस ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, -8, तो 0 तो नहीं है, हम -1 रख के लिखेंगे। -1 रखा तो यहाँ पे -1 आया, ठीक है, यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया -2, यहाँ पे -4 -8, सब माइनस में है तो ये भी नहीं है, ठीक है। 1 रख के देखते हैं, 1 ये हो गया 1, ये -2, यहाँ पे 1 रखा तो +4, ये -8, तो ये हमारा हो गया 5 और 10, ठीक है, -5 आ रहा है, ये भी 0 होगा। अब हम 2 रख के देखते हैं, 2 रखा तो 8 हुआ, ये -8 हुआ, ये 2 4 8 हुआ और ये -8 हुआ। अब देख सकते हो ये सब कैंसिल हो गया और ये 0 हो गया, मतलब 2 इसका एक फैक्टर है, ठीक है, 2 इसका एक फैक्टर है, मतलब 2 इसका एक 0 है, तो इसका एक फैक्टर होगा m-2। अच्छा, अब मैं आपको तरीका बताऊं कैसे निकालते हैं। पावर क्या है 3, मतलब क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 पावर है, तो हम m-2 को 3 बार लिखेंगे, एक बार लिखा, फिर हमने m-2 को लिखा, फिर हमने m-2 को लिखा और इक्वल्स में 0 लिख दिया। ये जो मेथड बता रहा हूँ मैं, काफी इजी मेथड है, अच्छे से हो जाती है। अच्छा, अब m-2, अब हमारे पास यहाँ पे हमको चाहिए m3। इस m3 को लाने के लिए हम m में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, m³ बाय m², ऐसा को बताओ आई थिंक सो, तो हमने यहाँ पे m² लिख दिया, m² कैसे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो ये हो गया m3, यहाँ पे -2m² हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब -2m² हमें साथ में मिल गया जो हमें चाहिए था, -2m²। तो अब हमें यहाँ पे 4m चाहिए,
तो अब हमें यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4m हो गया, ठीक है। और साथ में हमें और क्या मिला, माइनस का 8 मिल गया। मतलब हमें इस वाले ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है, तो या तो इसको हटा दो या फिर यहाँ पे प्लस 0 लिख दो। हर बार ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कोई टर्म आएगी और वेरिफिकेशन के लिए जब आप लास्ट में आपका कॉन्सेप्ट आएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे होगा कि हमने 4m लिया और फिर -2 × 4 जो है -8, तो वेरिफिकेशन होगा कि हम सही कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी 0 आ गया। अब m-2 इन दोनों में से हम कॉमन, अच्छा देखो यहाँ पे 0 है तो उसको हम हटा लेते हैं, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे m-2 को हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे क्या कॉमन है, m² + 4 = 0, ठीक है, ये कॉमन है। अच्छा अब यहाँ से इससे हमें पता चल रहा है कि m = 2 है एक, तो जो कि हमें पहले ही पता था। इस वाले को हम सॉल्व करेंगे तो m² + 4 = 0, तो ये हो गया m² = -4। अच्छा -4 है, अब हम इसको ले जाएंगे इधर, तो ये हो गया -4 रूट में, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 रूट और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम आयोटा, ठीक है। तो उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, अच्छा चलो इसलिए आपको आयोटा बताना चाहिए क्योंकि आयोटा की वैल्यू जो होती है अंडर रूट में -1। ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। तो देखो आयोटा की जो वैल्यू होती है माइनस का अंडर रूट का -1 होती है, ठीक है। ये वैल्यू आप याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आयोटा की जो वैल्यू होती है अंडर रूट -1। अच्छा इसमें से अंडर रूट -1 हम कॉमन ले लें, यहाँ पे आगे प्लस माइनस भी आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने स्क्वायर को हटा के रूट लिया तो हमें प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस। अब हम इसमें से माइनस का जो है √4 कॉमन ले ले, ठीक है, यहाँ पे बचेगा, मतलब माइनस का 1 कॉमन ले तो ये √4 और ये हो गया -1, ठीक है। मैं इतना सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, शायद कोई बताएगा, ठीक है। प्लस माइनस ये √4 का हो गया 2 और माइनस आयोटा की जगह लिख दिया i। तो हमारे जो यहाँ पे 3 रूट्स हैं m के, वो आए हैं ऐसे कुछ 2, +-2 आयोटा, ठीक है। ये हमारे रूट्स आए। अब 3 रूट आए हैं, वैसे तो आप देखो तो ये प्लस माइनस एक साथ लिखा है, नहीं तो 2 + 2 आयोटा -2 आयोटा, ठीक है। 3 रूट है क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन थी। अब ये तीनों जो है तीनों रियल नहीं है लेकिन तीनों डिस्टिंक्ट है ना। अगर हम चलो 2 को भी हटा दें तो हमारा जो केस बनता है वो ये वाला बनता है, नॉन रियल रूट्स या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। इस 2 का भी क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को मैं आपको बताऊंगा। तो बस बेसिक मुझे बताना था आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालने आपको आने चाहिए। अब मैं आपको सीधे सीधे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के जो तीनों केस हैं इन तीनों केस की तरफ लेके चलता हूं और एक एक करके आपको बताता हूं कि किस केस में जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो वीडियो में आगे बने रहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि देखो सबसे पहले केस 1 जो है हमारा वो है इक्वल रूट्स और रियल रूट्स का। केस 2 जो है हमारा वो है रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स का, ठीक है। तो या तो इसको सॉल्व कर देते हैं। केस 1 जो है हमारा वो ये है और जो केस 2 है वो ये है, ठीक है। सॉल्व करेंगे। केस 1 में है रियल और डिस्टिंक्ट रूट, केस 2 है इक्वल रूट्स, केस 3 है नॉन रियल रूट्स और कॉम्प्लेक्स वाला, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा केस है वो ये है रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स का, जो कि हमने अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी वो कुछ ऐसी थी, d² - 3d + 2 का y = 0। तो इसके हमारे जो रूट्स आए वो है 1 और 2 जो कि रियल है और डिस्टिंक्ट है। इस केस में जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है CF, उसको निकालने का हमारे पास जो जनरल फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है, C1 e⁻m1x + C2 e⁻m2x + C3 e⁻m3x, ये 3 है, ठीक है, प्लस सो ऑन लास्ट में Cn e⁻mnx। ये जो हमारा जनरल फॉर्म होता है किसका, जब हमारे रूट्स जो हैं रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि जो C1 है, C1 मतलब कांस्टेंट 1, C2 मतलब कांस्टेंट 2, C3 मतलब कांस्टेंट 3, Cn मतलब nth कांस्टेंट। अच्छा कितने कांस्टेंट होंगे, जो डिग्री जो है हमारा ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, यहाँ पे ऑर्डर 2 है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है और इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है, ठीक है। इस इक्वेशन की जो डिग्री होगी 2, तो यहाँ पे दो टर्म्स की आएगी, C1 और C2 वाली, बाकी सब नहीं आएगी। M1 जो है वो फर्स्ट वैल्यू, M2 जो है वो है सेकंड वैल्यू और x आपको पता है। अच्छा तो अब अगर हम इसी इक्वेशन का CF निकालें तो CF जो है, इस इक्वेशन का CF जो है वो क्या आएगा, 1 और 2 हमारी M1 M2 वैल्यू है, वो आएगा C1 e⁻1x + C2 e⁻2x, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C1 e⁻x + C2 e⁻2x लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो C1 e⁻x + C2 e⁻2x, ये जो हमारी ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसका, इस इक्वेशन का। और कौन से केस में, जब रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हो तब। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, सपोज अगर ये तो चलो केस 1 हमने ले लिया,
केस 2 के लिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। बी पे हम ले लेते हैं केस 2। केस 2 ये है, केस 1 ये है, केस 3 है, ठीक है। केस 2 क्या है कि रूट्स जो है इक्वल होंगे, तो उस टाइप तब क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर इक्वल रूट्स आ जाएंगे ना, तो सपोज मैं आपको इक्वेशन देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सपोज ये जो है हमारी इक्वेशन है, जो हमारे क्या बोलते हैं हमसे सिंबॉलिक फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, हमारी जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन में। तो ये हो गया m² - 4m + 4 = 0, y को हटा दिया, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ, सपोजिंग दैट कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो पिछले पार्ट को जो है वापस से जाके देखो, क्योंकि मैं ज़्यादा अगर लेंदी खींचूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा लगेगा। मैं ऑलरेडी इतना डीप में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है कॉमन लेंगे m-2 मिलेंगे, ठीक है। इसके दो फैक्टर्स करेंगे तो हो जाएगा m² - 2m - 2m + 4 = 0। ये यहाँ से हमने जो कॉमन लिया, m कॉमन आया तो m - 2, यहाँ से -2 कॉमन आ गया, तो हमारा हो गया m -2 = 0 है। हाँ, तो ये हो गया m - 2 और साथ में हमारा दूसरा हो गया m - 2 = 0। तो m की जो दो वैल्यू आई है वो है 2, मतलब हमारे जो रूट्स है वो आ गए हैं इक्वल। इक्वल रूट्स में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इक्वल रूट्स में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a, या फिर लिख देता हूँ फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट केस वाला, ठीक है। इक्वल रूट्स में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जनरल फॉर्म होता है, वो जनरल फॉर्म कुछ ऐसा होता है, c1 + c2x × e⁻mx + c3 e⁻m3x + so on and cn e⁻mnx, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है और कैसे है। और ये जो है हमारा सेकंड केस है, ठीक है। अब हमारे इसमें CF के जो जनरल इक्वेशन है उसमें लिखा है c1 + c2x × e⁻mx। अच्छा, अब यहाँ पे m क्या है, तो मैं यहाँ पे छोटे से मैं बता देता हूँ आपको। हमारे क्योंकि रूट्स इक्वल आए हैं, m1 = m2, तो हम जो है उन दोनों को m से डिनोट कर देंगे, ठीक है। m1 और m2 दोनों को जो है हम m से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पे c1 + c2 लिखेंगे, x लिखेंगे, यहाँ पे जो सेम वाला रूट है यानी कि 2 लिखेंगे और x लिखेंगे, प्लस अभी जो दो रूट है, जैसा कि हमने ये यहाँ पे सॉल्व की थी जो क्यूबिक इक्वेशन, उसमें कॉम्प्लेक्स वाले रूट्स भी आ रहे थे, साथ में जो है हमारे 2 यानी कि नॉर्मल वाला जो है रियल रूट भी आ रहा था। तो अगर जैसे इस केस में भी ऐसा होता है कि अगर एक क्यूबिक इक्वेशन होती और दो रूट सेम आते, सपोज यहाँ पे 2 2 और एक 1 आ जाता, अगर एक क्यूबिक इक्वेशन होती तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं + c3 e⁻, और फिर थर्ड वाला जो रूट है यानी कि 1x ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसमें दो रूट सेम आ चुके हैं। तो अब हम जो है इसका CF पर्टिकुलर वो लिखेंगे। इसका CF हमारा कुछ ऐसा आएगा, c1 + c2 × x e⁻, m की वैल्यू है 2x, ठीक है। ये हमारा इसका CF है। देखो बहुत इजी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, तो जो थर्ड वाला केस है नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट का, उसके लिए मैं ले रहा हूँ d² + 1y = 0, और बड़ी भी ले सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए जो है ये वाली दी है, d² + 1y = 0। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको सॉल्व करने के पहले हम जो इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, वो होगी m² + 1 = 0, ठीक है। उसके बाद में ये होगा हमारा m² = -1, then m = ± रूट का -1, then m = प्लस और माइनस, और ये जो है ये हो जाएगा हमारा आयोटा, जो कि मैंने बताया था आपको, आयोटा की वैल्यू जो होती है वो होती है √ में -1। तो हमारी ये जो है इसका रूट आ गया, ठीक है। m = ± आयोटा, हमारे इसकी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए जो हमारे CF का जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है
तो इसके लिए हमारे सी एफ का जो जनरल फॉर्म है वो कुछ ऐसा होता है, सी एफ इज इक्वल अभी ब्लू से देखो, सी एफ इज इक्वल टू पहली बात तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो होते हैं इस फॉर्म में, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या होगा, वो होगा e की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, ठीक है। हाँ समझ में आ रहा है मुझे कि ये जो है बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग है, लेकिन देखिए मतलब बस थोड़ा बहुत देखो, आपको जो है ये जनरल फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे, निकालना बहुत इजी है, पुट करना बहुत इजी है, सिर्फ जनरल फॉर्म को याद करना थोड़ा सा टफ है। याद भी कर लोगे तो बहुत इजी है, सच बोल रहा हूँ, बिलीव मी, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स अगर रूट्स आते हैं तो उसमें सीएफ निकालने की जो हमारा तरीका है, उसके लिए जो जनरल फॉर्म है सीएफ का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, वो है e की पावर अल्फा एक्स। अल्फा क्या होता है, यहाँ पे जो रियल वाला पार्ट होता है, इसमें रियल वाला पार्ट क्या है, 0 है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। 0 प्लस माइनस आयोटा लिख सकते हैं, तो ये अल्फा जो है वो रियल वाला पार्ट हो गया, मतलब 0, ठीक है। c1 एज इट इज, cos एज इट इज, बीटा की जगह पे रखेंगे हम इमेजिनरी वाला पार्ट, यहाँ पे इमेजिनरी वाला पार्ट क्या है 1, तो हम रखेंगे 1x प्लस c2 sin, फिर बीटा की जगह 1 और x, दैट्स इट, इतना ही। अच्छा, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सीएफ क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सीएफ जो हो जाएगा e की पावर अल्फा की जगह पे हम रखेंगे 0, तो e की पावर 0x, ठीक है, e की पावर 0x एंड ब्रैकेट में c1 cos बीटा की जगह पे रखा हमने 1x मतलब 1 वही होता है x, c2 sin, फिर बीटा की जगह पे 1 रखा, ठीक है। तो ये जो है ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो है सीएफ हो गया। अच्छा, मैंने आपको तीनों केसेस के जो है, केस 1 2 3, ये जो है हमारा केस 3 है। अच्छा, मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैंने आपको तीनों केसेस बता दिए, तीनों केसेस के जनरल फॉर्म बता दिए। देखो सबसे इजी जनरल फॉर्म है इसका, वैसे सभी इजी, ठीक है। देन फिर ये, अच्छा अब ये जो है सिर्फ दो टर्म्स के लिए, जैसे कि इसमें हमारे रूट जो है वो प्लस और माइनस आया है कि 2 आए हैं, ठीक है। इसमें भी 2 आए थे, तो यहाँ पे ये 2 का इतना सा हो गया, है ना, ये 2 का इतना सा हो गया। लेकिन क्या होता है, जैसे कि हमारे जो रूट्स है वो जरूरी नहीं है कि सारे रियल आए, सारे डिस्टिंक्ट आए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी है 4 डिग्री वाली जो है इक्वेशन थी, और हमारे जो 4 रूट है जिसमें से 2 हमारे इक्वल रियल हो गए और 2 इक्वल कॉम्प्लेक्स हो गए। तो पहली बात तो उसमें हम कॉम्प्लेक्स के इक्वल वाला, पहली बात हम उसमें इक्वल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इक्वल के साथ साथ कॉम्प्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और जो 2 हमारे नॉर्मल इक्वल्स हैं उनके लिए सिर्फ इक्वल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये आपको अभी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन अभी आप जो है बेसिक इनके जनरल फॉर्म समझ गए हो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के। तो अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस कराऊंगा जो थोड़े से ट्रिकी है, तो उससे आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है बहुत अच्छे से निकालना आ जाएगा। एंड देन हम वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो वीडियो में बने रहिए, हम आगे उसके बारे में बात करते हैं। ओके, वीडियो को टाइमलेस करें, जो है हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको जो है थोड़ा सा आपका जो कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। सबसे पहले ये हमारी सिंबॉलिक फॉर्म है, इसको हम हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा m³ प्लस m² प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसमें हमारा क्यूबिकल कॉन्सेप्ट लगेगा। सबसे पहले हम डिग्री ड्राइव करेंगे, हम इसमें 1 रख के देखते हैं। 1 रखा तो ये 1, ये 1, तो ये 0 नहीं होगा, तो मतलब 1 रखने से तो कुछ नहीं होगा, हम -1 रख के देखते हैं। ये हो गया -1, ये हो गया प्लस का 1, ये -1, ये +1। ओके, तो -1 रखने पे जो है ये 0 हो रही है, तो हमारा इसका एक रूट जो है वो हो गया माइनस, मतलब एक रूट जो है वो हो गया -1, और हमारा जो इसका फैक्टर है वो हो गया m+1। तो हम जो है m+1 को 3 बार लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, m+1 और फिर से m+1, ठीक है, और इक्वल्स टू में 0। अच्छा, m को m³ बनाने के लिए हम m² का मल्टीप्लाई करेंगे। मैं जल्दी कर रहा हूँ, होप करता हूँ आपने वो सीख लिया होगा, पीछे आपको आता होगा, ठीक है। m³ और प्लस में यहाँ पे m² हम एक्स्ट्रा मिल गया, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम +1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा m+1। इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको 0 कर देंगे। इन दोनों से कॉमन निकला हमारा m+1, यहाँ से हमारा m² + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा जो एक रूट आया हुआ है m = -1, यहाँ से हम दूसरा रूट निकालेंगे m² + 1 से, जो कि हमारा आएगा m = ± आयोटा, ठीक है। अब हमारे जो 3 रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, m = -1 ±
आएगा। ठीक है, ये हमारा मेन रूट है। ठीक है, अब इसमें देखो कॉम्प्लेक्स हमारे रूट भी है, कॉम्प्लेक्स रूट हो गया प्लस वन का, साथ में जो है रियल रूट भी है, माइनस वन जो है रियल रूट है। इसका हम कैसे निकालेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। इसका निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सी एफ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का सीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, e की पावर अल्फा x ब्रैकेट c1 cos बीटा x प्लस sin बीटा x। ठीक है, ये हो गया हमारा निकालने का इसका कॉम्प्लेक्स का तरीका। और नॉर्मल जो हमारा रियल का तरीका होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा c1 e की पावर m1x। ठीक है, c1 e की पावर m1x। अच्छा, यहाँ पे हम c1 की जगह पे यहाँ पे हम c1 रखेंगे। अब 1 यहाँ पे आ चुका है तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे, और 2 वहाँ पे हो चुका है तो इसको हम c3 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है मैंने इसका जनरल फॉर्म बनाना आपको सिखा दिया। अब ऐसे कुछ और केस भी आ रहे हैं तो उसका जनरल फॉर्म आप खुद से बना सकते हो हाथ के हाथ में। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे सिखाई है। इसके बाद अभी एक और कॉन्सेप्ट लूंगा, मतलब एक और क्वेश्चन जो लूंगा उसमें और कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा कि किसी क्वेश्चन की जनरल इक्वेशन जनरल फॉर्म जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का आप खुद कैसे बना सकते हो, सो दैट जो है आपको जल्द ना लगे। ठीक, और रटने की जरूरत नहीं है, वो 3 फॉर्म आपको याद हो गए। इक्वल वाले पे क्या करना है, डिस्टिंक्ट वाले पे क्या करना है, कॉम्प्लेक्स वाले पे क्या करना है। अब इन तीनों का कहीं भी अप्लाई करके कोई सा भी जनरल फॉर्म बना सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। यहाँ पे हम बनाते हैं c1 लिखा हमने, e की पावर m1 क्या है हमारा माइनस का है तो माइनस x हो गया, प्लस e की पावर अल्फा x, यहाँ पे अल्फा 0 है तो 0x ब्रैकेट c2 cos बीटा की जगह पे 1 है तो x प्लस c3 sin बीटा की जगह पे वो तो 1। ये जो है हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन चुका है। क्या बना, c1 e की पावर माइनस x प्लस e की पावर 0x ब्रैकेट c2 cos 1x प्लस c3 sin 1x। ये जो है हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ जो थोड़ा सा ट्रिकी वाला है, वो कर लो। देन उसके बाद में जो आपकी बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम पीआई की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, जो हमने सीएफ का लास्ट क्वेश्चन बता रहा था सीएफ के लिए, वो ये क्वेश्चन है d - 1 का होल स्क्वायर इनटू d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू y इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है और प्रोबेबली इसके बाद आपको सीएफ का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि करना जरूरी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम जो है m लिखते हैं, डी पे हमने लिख दिया। ठीक है, साथ साथ में करते जाइएगा, क्योंकि अगर साथ में करते जाएंगे तो आपको जो है इजीली समझ में आएगा। खुद करते जाते हैं तो ज़्यादा समझ आता है। ठीक है, ये लिख दिया हम। अब ये m - 1 का स्क्वायर है, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, a प्लस b का स्क्वायर होता है तो उसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो मतलब होता है। तो हम यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस एक ही बात है वो, तो m - 1 इंटू m - 1। सेम m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं m स्क्वायर प्लस 1 इंटू m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, लिख दिया। अच्छा, m - 1 से हमें रूट क्या मिल गया, m इज इक्वल टू 1। इस m - 1 से क्या रूट मिल गया 1। इस m स्क्वायर प्लस 1 से क्या रूट मिला, निकाल भी सकते हो, नहीं तो निकाला हुआ है अभी हमने। m स्क्वायर प्लस 1 से क्या रूट मिलता है, प्लस और माइनस आयोटा। तो इस वाले m स्क्वायर प्लस 1 से हमें क्या मिला, प्लस और माइनस आयोटा। फिर इस वाले m स्क्वायर प्लस 1 से वापस हमें प्लस माइनस आयोटा मिला। ठीक है, प्लस माइनस आयोटा। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 रूट हो गए। ठीक है, देखो ये पेयर है ना, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, तो ये 2 रूट होते हैं, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको पेयर ही कंसीडर करते हैं, इसलिए ये प्लस माइनस आयोटा, ये भी प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, ये हमारे से जो 6 रूट्स है हमने लिख दिया, लेकिन 6 इनको हम पेयर पेयर में लेते हैं, इसलिए ऐसा लिखा। ठीक है, अच्छा अब इसका सीएफ के लिए मैं जनरल जो फॉर्म बता रहा हूँ, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, सीएफ का जनरल फॉर्म बनाने की चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ये आपको क्वेश्चन में लिखना नहीं है, ये रफ साइड में आप लिख सकते हो, ताकि आपको पता रहे कि करना कैसे है, क्या करना है। ठीक है, क्योंकि सीएफ के 3 जो जनरल फॉर्म था वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये जो जनरल फॉर्म हम हर क्वेश्चन के लिए बना रहे हैं ये एग्जिस्ट नहीं करता, बट मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप अपनी ईज के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर क्वेश्चन का मिस्टेक ना करो। क्योंकि देखो जनरल फॉर्म जब बनाओगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्या अप्लाई करना है। मैंने तो जो यूट्यूब पे जितने मतलब ऑलमोस्ट वीडियोस देखे, ऐसे ये मतलब ये चीज किसी ने नहीं बताई कि कैसे जो है हम अपना जनरल फॉर्म जो है बना के और उसको सीएफ को सॉल्व करें, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखो अभी देखना भी सीखा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। खुद क्योंकि जनरल फॉर्म बनाओगे तो उसमें से पहले पुट करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो कैसे सीएफ। अच्छा, हमने क्या पढ़ा है कि हमारे 2 इक्वल रियल रूट्स है। इक्वल रियल रूट्स का जनरल फॉर्म क्या पढ़ा हुआ है हमने, ये पढ़ा हुआ है c1 प्लस c2 x इंटू e की पावर mx, ये पढ़ा हुआ है हमने।
अच्छा यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा 1 है वो m है और जो आयोटा है प्लस माइनस आयोटा है वो है n। चलो n नहीं लेते हम यहाँ पे m1 और m2 ले लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए m1 m2 ले लिया, तो यहाँ पे हम m1 लिख देते हैं। ठीक है, क्या है CF C1 प्लस C2x e की पावर m1x इक्वल रियल रूट्स का जनरल फॉर्म ये होता है, मतलब ये दोनों का तो हमने लिख दिया। अच्छा अब ये दोनों बचे हैं, इसका हम लिख सकते हैं, इसका भी हम लिख सकते हैं। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स में भी इक्वल है, तो पहले तो हम कॉम्प्लेक्स का कांसेप्ट लगा रहे हैं बाहर और फिर अंदर जो है इक्वल लगाएंगे। कैसे समझो, कॉम्प्लेक्स के कांसेप्ट में क्या है, बाहर आता है e की पावर अल्फा x, अल्फा तो दोनों का 0 चलो तो वैल्यू तो बाद में पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद e की पावर अल्फा x, अंदर ब्रैकेट में क्या आता है, यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास आता है कांस्टेंट टर्म इनटू cos, पहले कांस्टेंट टर्म फिर cos का मल्टीप्लाई होता है, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे 2 आएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो इसलिए हम 2 बार कर देंगे। कैसे, ये C1 C2 हो गए, यहाँ पे हम ले लेंगे C3 प्लस C4 और x, देखो ये हमारा जो है ये वाला कांसेप्ट है ना, इक्वल रूट्स में हम ये लगाते हैं C3 प्लस C4x कांस्टेंट है, सिंगल कांस्टेंट होता है तो डायरेक्ट C1 e की पावर, अगर जो है इक्वल रूट है तो हम ऐसे कर देते हैं, दो कांस्टेंट को ऐड करते हैं, x का मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा इसके आगे ये कांस्टेंट है, इसके आगे तो cos बीटा x एज इट इज आना, देन प्लस साइन के लिए भी हम लेंगे, अब C3 और 4 हो गया तो अब C5 प्लस C6 इंटू x और हमारा जो है साइन बीटा x। मुझे पता है नहीं समझ में होगा आप में से बहुत सारे लोगों को, तो मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जाके रिप्ले करो। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आएगा और एक बार खुद से करने की ट्राई करो और समझने की ट्राई करो कि क्या करा है। अब मैं आपको एक चीज जो बताया जा रहा हूँ जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो सकता है मे भी। ठीक है, जो डिग्री होती है ना हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री, यहाँ पे क्या है 6 है। अच्छा अभी आप बोलोगे यहाँ पे 2 है 2 है, वो ऐसा नहीं है, देखो ये 2 अंदर आएगा, ये हो गया d की पावर 4, फिर ये d की पावर 4 और ये d की पावर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो d की पावर 6, तो इसकी डिग्री 6 है। अच्छा वो जानने का तरीका ये भी है कि जो 1 2 3 4 5 6 रूट्स है, तो मतलब उसकी डिग्री 6 है। ठीक है, 6 डिग्री है तो 6 रूट है, और 6 रूट है तो जो कांस्टेंट है वो भी 6 होंगे। ठीक है, जितनी डिग्री है उतने कोएफिशिएंट्स होंगे, उतने कांस्टेंट्स होंगे, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो कोई गलती नहीं कर रहे हो, ये वेरीफाई करने के लिए आप जो है कांस्टेंट का नंबर जो है डिग्री से वेरीफाई कर लो तो आपको सॉर्टेड हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अच्छा देखो हमने जनरल फॉर्म में सब बना दिया है। ठीक है, हमने जो है इसको जनरल फॉर्म में बना दिया है। अब इस क्वेश्चन के लिए हम जो है CF लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा C1 प्लस C2 x e की पावर m1 की जगह पे है 1 तो ये हो गया x प्लस e की पावर अल्फा की जगह पे है 0, ये है 0 प्लस माइनस आटा। ठीक है, तो ये हो गया 0x, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा C3 प्लस C4 का x से मल्टीप्लाई cos बीटा की जगह पे आएगा 1 तो हो गया x प्लस C5 प्लस C6 x साइन, फिर से बीटा की जगह पे आएगा 1 तो 1 और x का मल्टीप्लाई हो गया x। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि CF जो है बन चुका है। अब मैं होप करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला कांसेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो चुका होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना आपको आ गया तो आपने जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर कांस्टेंट कोएफिशिएंट का हाफ पार्ट जो है वो कर लिया है। ठीक है, क्योंकि दो पार्ट होते हैं, हमने देखे थे एक CF और एक PI, तो CF वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब वीडियो का हाफ पार्ट बचा है जो है PI वाला। अब वीडियो इतनी लेंदी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने की ट्राई कर रहा हूँ, तो होप करता हूँ कि CF तक आपको पूरा कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब CF के बाद जो है हमारा PI आता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल भी 6 7 8 तरह के होते हैं, जैसे e की पावर x, जैसे कि एक चीज बता, ये तो 0 है ना, ये तो हम ले रहे हैं 0। ठीक है, ये 0 हम ले रहे हैं, यहाँ पे क्या आता है ऑक्सिलरी इक्वेशन में 0 आता है। मैंने बताया था अगर आपने पढ़ा हो तो कि ऑक्सिलरी इक्वेशन में तो 0 लगाएंगे या लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा q होता है, आपको पता होता है यहाँ पे q होता है, तो q हर बार 0 होता है जरूरी नहीं है, तो ये 0 तो हमने लिया था, मतलब क्वेश्चन में था 0। अच्छा यहाँ पे e की पावर x हो सकता है ना, यहाँ पे sin x हो सकता है, यहाँ पे sin x into e की पावर x हो सकता है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5 हो सकता है, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो इधर वाली साइड है ना, इसको जब हम सॉल्व करते हैं उससे मिलता है PI। तो यहाँ पे जो x का फंक्शन होता है ना, उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं हम, जैसे ex का अलग निकलता है, sin x cos x का अलग होता है, अलजेब्रिक वालों का अलग होता है, फिर प्रोडक्ट वालों का अलग होता है, इस टाइप से बहुत सारे 6 7 है, तो वो मैं आपको कराऊंगा आगे। लेकिन ये CF वाला पार्ट आपका जो है क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। यहाँ तक का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। और देखते हैं अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो रही होगी तो इसी वीडियो में मैं जो है PI कर रहा हूँ, और अगर वीडियो लॉन्ग हो रही है तो PI जो है हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे।
तो उसको भी देखते रहिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक देना, मोटिवेशन बढ़ता है। साथ में कमेंट कर देना कि अच्छी लगी है। और जो है मैंने नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने का मैं ट्राई करूंगा। तो नोट्स मतलब हैंड रिटन नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने का ट्राई करूंगा, तो वो भी देख लेना आप। और साथ में कमेंट करिए ताकि सपोर्ट दिखाइए अपना, और मैं वीडियो की क्वालिटी धीरे धीरे इंक्रीज करने की कोशिश करते रहूंगा, जैसे जैसे आपका प्यार मिलते रहेगा। समझ में अगर अच्छे से आया हो, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए हो वीडियो में, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस तरह का इंप्रूवमेंट जो है अपनी वीडियो में लेके आऊंगा। तो आप बस साथ में अपना सपोर्ट बनाए रखना। और जैसे मैं स्टार्टिंग में बोलता दूसरे सब्जेक्ट्स का भी मुझे बताना कि किस तरह का वन शॉट वगैरह आपको चाहिए, फिजिक्स वगैरह के, वो बताना मुझे। और ये तो मैं जो है M1 तो 4-5 वीडियोस में जो है ये फर्स्ट मॉडल तो खत्म हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, और अच्छे समझ में भी आएगा आपको। अगर आप लोग बोलेंगे तो बाद में हम इनके वन शॉट में रिवीजन वाले बना देंगे और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी बना देंगे। हाँ, जो मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगा उसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी होंगे, तो वो भी प्रिपेयर कर लेना। तो टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।